सीएम पद को लेकर भाजपा शिवसेना में टकराव, सीट बंटवारे पर युति में भारी मतभेद। पीएम मोदी ने घाटी के लोगों के साथ एकजुटता की बात कही, प्रशंसकों से अपना जन्मदिन न मनाने की अपील की। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने की शाहरुख के बंगले की शिकायत, मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे को लिखा पत्र। और सोमदेव ने भारत को दिलाई बराबरी, डेविस कप के बने योद्धा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। कुछ खास खबरों के साथ महाराष्ट्र की राजनीति फिर एक बार हलचल मच गई और तेज हो गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ऐसे में शिवसेना और भाजपा में सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से शिवसेना और बीजेपी में टकराव पैदा हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि दोनों पार्टियों का रिश्ता 25 साल पुराना है, लेकिन सीटों का बंटवारा विधानसभा चुनाव में बराबरी का ही होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी नेता खासे नाराज है। और ये जो टकराव की स्थिति पहले से पैदा हुई थी, अब चुनाव के घोषणा के बाद, तारीख की घोषणा के बाद इसमें तेजी आनी शुरू हो गई और जो दोनों में टकराव है, नाराजगी, वो अब खुलकर सामने आ रही है और सार्वजनिक तौर पर इसके खुलासे बार बार किए जा रहे हैं। ऐसे में एक निजी चैनल को मुलाकात में शिवसेना ने अपना नाराजगी और अपना रुख वो जाहिर किया था। अब बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी ने भी अपना रुख और अपने तेवर जाहिर किए और इस पर विस्तार से जानकारी जुड़ते हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा के साथ। संजय जी, अब विधानसभा की चुनाव की तारीख जो है वो घोषित हो गई है और इसके बाद में जो नाराजगी है बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में, वो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो क्या कारण है कि सिर्फ सीट बंटवारा एक ही मुद्दा है या और भी कई मुद्दे इस नाराजगी में शामिल है? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और वही दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं न कहीं से तनातनी शुरू हो चुकी है। मामला इस कदर तूल पकड़ता जा रहा है कि गठबंधन कब किसकी कहां टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि गत विधानसभा चुनाव जो साल 2009 में हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी जहां 119 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो वही 169 सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारी थी। लेकिन उसके बाद भी, उस विधानसभा चुनाव के बाद भी जो चुनावी नतीजे आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पाले में कुछ ज्यादा सीटें थी। और एक तो ये कारण माना जा रहा है और दूसरा कारण ये है कि गत लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और जो मोदी लहर, मोदी फैक्टर जो देखा गया, उसको देखते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र के कुल 288 विधानसभा सीटों में से कुल 144 सीटों की लगातार मांग कर रही है और वहीं शिवसेना पार्टी इसे देने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना का यह कहना है कि चाहे जो भी हो, हम सीटों के बंटवारे में लेकर इस प्रकार का जो लालच हम करते हैं, ये लालच हमें छोड़ देना चाहिए। कहीं न कहीं से लालच की उपमा दे रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी को और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लालच छोड़कर गठबंधन के लिए आगे आए और खास करके चुनाव के बाद शिवसेना का एक सपना है कि वह शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बतौर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जबकि एक तरफ शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने कोई सपना नहीं देखा है। वहीं दूसरी तरफ उनका ये कहना है यदि जनता उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देती है तो इस जिम्मेदारी से वह भागेंगे भी नहीं। तो कुल मिलाकर वह मुख्यमंत्री बनना भी चाहते हैं और दिल की बात कहना भी नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ
जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो महायुति है, इस महायुति में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर जो तनातनी चल रही है, यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद 25 सालों से चला आ रहा ये गठबंधन कहीं टूट न जाए। लेकिन इसमें और एक बात सामने आती है कि उद्धव ठाकरे खुद को ही प्रमोट कर रहे हैं सीएम पद के लिए महाराष्ट्र के। तो क्या ये गठबंधन है उसमें दोनों की साझेदारी होनी चाहिए? ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं लग रही ठाकरे की आपको? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि 27 तारीख को जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़ा होगा, वह उसके नॉमिनेशन फॉर्म भरने की तारीख है, वह 27 तारीख है। और इससे पहले 15 तारीख हो चुका है। अब तक जो भी गठबंधन के बाद की जो तस्वीरें हैं, वो जो सामने आनी चाहिए थी, वो अब तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर एक प्रकार से नूरा कुश्ती मची हुई है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। और ऐसे में विवाद पैदा हो चुका है कि मुख्यमंत्री किसका होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा या शिवसेना का होगा। लेकिन शिवसेना फुल फ्लैज में जो भी अपने स्टैंड पर अडिग है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यदि शिवसेना पार्टी का शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा तो वह उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। संजय जी, पिछली बार अगर हम पीछे अगर बात करें तो लोकसभा के वक्त जब बीकेसी में मोदी जी की सभा थी, उस वक्त भी शिवसेना का उन्होंने उल्लेख भी नहीं किया, उद्धव ठाकरे से मिले भी नहीं। और अभी अमित शाह जब आए थे यहाँ मुंबई के दौरे पर, उस वक्त भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की। तो क्या अनबन जो है, नाराजगी पहले से चली आ रही है इन दोनों पक्षों में? देखिए, इसे अनबन नहीं कहा जा सकता है। साफ तौर पर जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे और उस समय जब वह एयरपोर्ट पर उतरे थे, तो एयरपोर्ट से लेकर पार्टी ऑफिस तक जितने भी कटआउट, जितने भी हुडिंग, जितने भी बैनर लगे थे सड़कों के किनारे, उस पर साफ तौर पर यह लिखा था कि पहले राष्ट्र और अब महाराष्ट्र। लेकिन कहीं न कहीं शिवसेना पार्टी इस मामले को पचा नहीं पा रही है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ चुका है, क्योंकि साल 2014 का जो लोकसभा चुनाव बीता है, इसमें बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में सीटें आई हैं और इन सीटों को देखने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह प्रतिक्रिया आ रही है कि वो आधे का हकदार है और उन्हें आधा चाहिए। चूंकि 288 विधानसभा की कुल सीटें हैं, 144 की उन्होंने मांग की है। सूत्रों के हवाले से लगातार जो खबरें आ रही हैं कि मामला सुलझ पाए कि इस बीच शिवसेना के किसी न किसी नेता का एक ऐसी प्रतिक्रिया आ जा रही है कि मामला विवादित होता चला जा रहा है। संजय राउत की यदि बात करें, वह शिवसेना के प्रवक्ता कहे जाते हैं। अब वो ये भी कहने में नहीं चूके कि जिस प्रकार से मोदी का फैक्टर लोकसभा चुनाव में देखा गया, तो अब विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यानी एक प्रकार से आप अपनी पार्टी का जो पैमाना है उसे आप आगे रखते हैं और दूसरी तरफ अपने सहयोगी पार्टी को कहीं ना कहीं आप डोमिनेट कर रहे हैं। इस बात से स्पष्ट तौर पर यह दिखाई देता है नितिन। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि ये गठबंधन जो 25 सालों से चला आ रहा है वह किसी भी समय टूट सकता है। हालांकि जो एकनाथ खड़से हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये नाराजगी नहीं है, यह समीक्षा चल रही है और इस समीक्षा का जो भी निर्णय आएगा बहुत जल्द आएगा। गठबंधन नहीं टूटेगा। लेकिन जो प्रतिक्रियाओं का आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है नितिन, उससे ऐसा लगता है कि गठबंधन शायद टूट भी जाए। लेकिन क्या इन दोनों के जो नाराजगी का फायदा एनसीपी और कांग्रेस को मिल सकता है या उठाना चाहेगी, ऐसा डर आपको लग रहा है यहाँ पे? हम चाहेंगे लेकिन आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। मैंने पूछा कि इन दोनों की नाराजगी जो चल रही है, दोनों की लड़ाई जो आंतरिक कलह है, उसका फायदा एनसीपी और कांग्रेस उठाएगी या नहीं? देखिए, आपने सुना होगा जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। तो ऐसे में जो एक उंगली सामने दिखाता है तो 3-4 उंगलियां ऑटोमेटिक उनकी तरफ ही दिखाई दे रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आरपीआई का हाल है, वही हाल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है। एक तरफ अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी पार्टी के अंदर सकारात्मक निर्णय अब तक नहीं आ पाया है। ऐसे में आज कयास ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हैं शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की जो सर्वे सर्वा है सोनिया गांधी, इनके बीच में आज बैठक हो सकती है और इस बैठक के बाद सीटों के बंटवारों को लेकर अघाड़ी के बीच कोई भी बात बन सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2-3 दिन के भीतर तमाम जो चीजें हैं वह स्पष्ट कर दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो चुनाव की तारीख घोषणा होने के बाद
जो है वो शिवसेना और बीजेपी का आंतरिक कलह अब सार्वजनिक तौर पर सामने आ रहा है और इसका फायदा शायद एनसीपी और कांग्रेस उठा सकती है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी लहर पंजाब में क्यों नहीं दिखी। जो बात मैं कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में लहर चली क्या? तमिलनाडु में लहर चली? नवीन पटनायक जी के यहाँ लहर चली? पंजाब में लहर चली? बाकी जगह लहर नहीं चल रही है, महाराष्ट्र चली, यूपी में चली, तो वो भी एक है ना, साथी कौन है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। लहर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर हम बदनाम होते तो लहर यहां भी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं कांग्रेस के नेता और एमएलए कृपाशंकर सिंह के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी ने। कृपाशंकर जी हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं कि इलेक्शन का आगाज हो चुका है महाराष्ट्र में, तो किस तरह की रणनीति जो कांग्रेस अपना रही है और आगे क्या क्या कैंडिडेट और एनसीपी के साथ में जो भी गठबंधन है किस तरह का है। कृपाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, सबसे पहले तो आज हम यहाँ आए हैं तो हज यात्रियों को मैं मुबारकबाद देने आया हूँ और उनसे एक दुआ की अपील करने आया हूँ कि जब वो अपने परिवार के लिए दुआ मांगें, खुद के लिए दुआ मांगें, उसके साथ साथ इस हिंदुस्तान के मुल्क के लिए भी दुआ मांगें कि इस मुल्क में एक अमन चैन कायम रहे, जो अमन चैन की हम लोग हमेशा ऊपर वाले से दुआ करते हैं। जहाँ तक सियासत की चुनाव की बात है, चुनाव 15 अक्टूबर को होने तय हैं और चुनाव की प्रक्रिया 20 तारीख से शुरू हो जाएगी। 27 तारीख उसका अंतिम तारीख है जब चुनाव के नामांकन भरने की। 29 तारीख को उसकी स्क्रूटनी है और 1 तारीख विड्रॉवल हो जाएगा। 10-15 दिन मिले, लेकिन सब मुझे लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया सुनी है, खाली कैंडिडेट अभी डिक्लेयर होना बाकी है। जो गठबंधन की हमारी प्रक्रिया 15 साल चली आ रही है, राष्ट्रवादी के साथ और समविचारी पक्षों के साथ बातचीत चल रही है, मुझे लगता है जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में ही सुलझ जाएगा और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं, 1-2 जगह की बात है, कम ज़्यादा की बात है। हर पार्टी को लगता है कि हमारा ये हो, उसमें कहीं से कोई दूरियां नहीं है, कोई ये नहीं, गठबंधन हमारा होगा और उसी गठबंधन के तहत हम आने वाले समय में हम सरकार जो है कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी और हमारे जो दूसरे समविचारी पक्ष आ रहे हैं उनके साथ सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अब बड़े भाई की सवाल आ रहा है कि एनसीपी बड़ा भाई या कांग्रेस जिस तरह से अब एनसीपी दावा कर रही है कि सीटें उन्हें ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो वो भी सक्षम है अपने आप में लड़ने में, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो आपस में टकराव का कारण बन रही है सीटों को लेकर, आपको लग रहा है? कभी भाई भाई में टकराव नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। परिवार है, हमने कहा कि एक परिवार है, कोई अलग रह रहा है, कोई अलग रह रहा है, एक मकान अलग है, एक मकान अलग है, विचार तो एक ही है, परिवार तो एक ही है, इसलिए परिवार में इन बातों को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। यहाँ बड़ा छोटा नहीं, परिवार भाई। जी बिल्कुल, जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है और जो परफॉर्मेंस उनकी रही है, क्या लगता है आपको विधानसभा में वही असर मोदी का जादू चलता दिखेगा जो 100 दिन का कार्यकाल सब देख रहे हैं? आपको महाराष्ट्र में क्या लगता है कि मोदी जादू चल पाएगा? हालांकि जो रेशो है, ग्राफ है, वो गिरता जा रहा है। ऐसा है कि तूफान बार बार नहीं आता है। एक तूफान ऐसा आया, लोगों के एक ऐसा सपना दिखाई पड़ा और रात में भी नहीं दिखाई पड़ा, दिन में दिखाई पड़ा कि आसमान से तारे ला दूंगा, आसमान से आसमान ला दूंगा, आसमान से चंदा मामा भी आ जाएंगे, आसमान से सूरज भी आ जाएगा। धरती की चीज़ हम लोग उनको तक पहुंचा नहीं पाए क्योंकि ये लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, ये 3 में बटी हुई है। पहला है आश्वासन, दूसरी योजना, तीसरी है वचन पूर्ति। सवाल, कितनी उम्मीद है आपको कि इस बार कांग्रेस मेजोरिटी से आएगी, एनसीपी कांग्रेस गठबंधन, या कहीं ना कहीं कोई डर सा है? नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंस की बात करें, लोगों की एक मूड की बात नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र में बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे कृपाशंकर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने जो जो वादे किए थे आज तक उसमें वो खरा नहीं उतरी है, चाहे बात की जाए केंद्रीय नेतृत्व की। राजेंद्र के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज़, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आई आपदा को लेकर पूरे देशवासियों को एकजुट दिखाने की बात कही। दूसरी ओर पीएम ने कश्मीर त्रासदी को ध्यान में रखकर अपने चाहने वालों से उनके जन्मदिन न मनाने की भी अपील की है। कैबिनेट बैठक में पत्रकारों को गिफ्ट बांटने वाले मंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई फटकार। मोदी ने कहा कि मुझे ये बात कतई पसंद नहीं कि हमारी सरकार का कोई मंत्री या सांसद इस तरह का काम करे। मोदी ने
सबके सामने अपने एक मंत्री को भी डांट फटकार लगाई है। राजनेताओं को कवर करने के बदले गिफ्ट मिलने का चलन अब मोदी सरकार में खत्म हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मोदी को ये गवारा नहीं है कि उनका कोई भी मंत्री या सांसद इस तरह के काम में लिप्त हो। यही वजह थी कि कैबिनेट की बैठक में इसी मुद्दे पर उन्होंने अपने एक खास मंत्री को सभी के सामने डांट भी खिला दी। दरअसल मोदी के इस खास मंत्री ने अपने मंत्रालय को कवर करने वाले कुछ पत्रकारों को तोहफे दिए थे। इसकी जानकारी जब पीएम को हुई तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में मंत्री को खरी खरी सुना दी और आगे इस तरह का काम दोबारा न करने की सख्त हिदायत भी दे डाली। गौरतलब है कि मोदी अपने साफ सुथरी छवि के साथ साथ अपनी एक कड़क छवि भी लोगों के सामने रखने के पक्षधर है। दरअसल प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्राओं में विभिन्न चैनलों के पत्रकारों को ले जाने का चलन भी बंद कर दिया है। इसको वह अपने विदेश यात्रा के दौरान अच्छे से दर्शा भी चुके हैं। ताजा तरीन मामले में मंत्री को लगी डांट भी इसी ओर इशारा करती है कि अब पुराने ढर्रे पर काम नहीं होगा। खबर के मुताबिक जिस मंत्री को मोदी ने डांट लगाई है उस पर वो काफी भरोसा करते हैं। मंत्रिमंडल में अहम भूमिका निभाने वाले इस मंत्री ने पत्रकारों को जो तोहफे दिए वे भले ही महंगे नहीं थे, पर यह पुरानी सरकारों की परंपरा का एक हिस्सा थे। लेकिन मोदी को अब ये कबारा नहीं। मोदी ने पहले मंत्री से इस बाबत जवाब तलब किया। उनकी दी सफाई को खारिज करते हुए इस तरह की हरकत दोबारा न होने की नसीहत भी दे डाली। इसके जरिए उन्होंने अपने मंत्रियों को यह साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वह इस तरह की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेमन न्यूज़ डेस्क के लिए निर्मल त्रिवेदी, मुंबई। अब बात करेंगे खेल जगत की। सोमदेव ने भारत को डेविस कप में बराबरी का दर्जा दिलाकर एक महान योद्धा का काम किया है। डेविस कप चल रहा है जिसमें लिएंडर पेस और महेश भूपति, इनकी जोड़ी जिस तरह से अपना काम करती थी उस तरह का काम अब सोमदेव ने भी किया है। उन्होंने भारत को डेविस कप में बराबरी का दर्जा दिलाकर एक अहम खिलाड़ी और भारत को शर्मसार होने से बचाया है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होते, देखते रहिए लेमन न्यूज़। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बीजेपी ने अभिनेता शाहरुख खान के बंगले में बने रैंप की शिकायत मुंबई मनपा को की है। बांद्रा स्थित शाहरुख खान का मन्नत बंगला जो है वहां पर वैनिटी बस खड़ी करने के लिए मंच जैसा 2 फुट का ऊंचा रैंप बनाया गया। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने इस मुद्दे पर बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे को पत्र लिखा और शेलार के अनुसार शाहरुख के बंगले के बगल में जो 9.25 मीटर चौड़ी सीमेंट की सड़क है माउंट मेरी की तरफ जाती है, उसकी चौड़ाई घटाकर 6.25 मीटर कर दी गई।
आपको बता दें कि शाहरुख खान अपने व्यक्तिगत वाहनों को खड़ा करने के लिए इस रैंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर सारे लोगों को आपत्ति है, जनता को आपत्ति है और उस पर आने वाली जो परेशानी है, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है, उसके विरोध में लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा है। इसमें अब शिरकत हुई है। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने अपना जो पत्र है वो सीताराम कुंटे को सौंपा है और जल्द ही इस पर विचार और कड़ी कार्रवाई करने के उन्होंने विनती उनसे की है। हाल ही में लव जिहाद और गरबा आयोजन पर विवादास्पद बयान देने वाले वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया से हमारी टीम ने खास बातचीत की। सुनते क्या कुछ कहा प्रवीण तोगड़िया ने। शंकर जी हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं कि इलेक्शन का आगाज हो चुका है महाराष्ट्र में, तो किस तरह की रणनीति जो कांग्रेस अपना रही है और आगे क्या क्या कैंडिडेट और एनसीपी के साथ में जो भी गठबंधन है वो किस तरह का है। हज यात्रियों का पहला जत्था मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से रवाना हो चुका, जहां पर महाराष्ट्र के पालक मंत्री नसीम खान ने हाजियों के लिए सुखद हज की कामना के साथ यात्रियों के लिए सुविधा और महाराष्ट्र सरकार से जो कुछ सुविधाएं दी गई उसकी जानकारी दी। हर तरह से उनके लिए आसानी पैदा की गई है, हर चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखी गई है, चाहे मराठवाड़ा के हाजी हों, चाहे विदर्भ के हों या मुंबई के ज़रिए जाने वाले लोग हों। पहली फ़्लाइट महाराष्ट्र के हाजियों की 7-8 दिन पहले यहाँ पर औरंगाबाद से शुरू हुई है। दूसरी फ़्लाइट आज मुंबई से हो रही है। आने वाले दिनों में विदर्भा से नागपुर से शुरू तीसरी फ़्लाइट जाएगी। इस तरह से रेगुलर जाएगी और तीनों जो एम्बार्केशन पॉइंट हैं उसके ऊपर स्टेट हज कमेटी के लोगों को पूरी तरह से निगरानी करने की हिदायत दी गई है। हमारे स्टेट हज कमेटी के जितने भी अफसरान हैं, जितने भी मेंबर नए मुंतखब हुए हैं, जो अपॉइंट हुए नए नए, उनको पूरी तरह से रखी गई। मैं खुद निगरानी रख रहा हूँ। महाराष्ट्र के हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर, इनकी देखरेख में मुंबई से आज ये पहला जत्था जो हमारा रवाना हो रहा है, मैं सबसे पहले सभी हाजियों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे हाथ से कोई गलत काम नहीं होने पाए, इसके लिए वो दुआ करें। जैसे हमारे नसीम खान साहब ने बताया और यहाँ की इंतजामात मैं देख रहा हूँ, हमारे भाईजान जो इब्राहिम भाईजान हैं, हमेशा हर साल जब यात्रा करने के लोग जाते हैं, हज यात्री जाते हैं, तो उनकी खिदमत में हमें। मुंबई में मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फर्जीवाड़े का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिरामिड पद्धति से अलग अलग स्कीम चलाकर मेगा फाइन कंपनी निदेशकों ने निवेशकों से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, लेकिन जो मुनाफे की रकम है कंपनी निवेशकों को देने से कतरा रही है। उन वादों की कसौटी पर कंपनी खरी नहीं उतर पा रही और अब आलम यह है कि परेशान होकर बड़ी संख्या में निवेशक पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा। स्कीम चलाकर पहले दिया लोगों को बड़े मुनाफे का लालच, उसके बाद लूट ली निवेशकों के खून पसीने की कमाई। गोरेगांव पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मेगा फाइन कंपनी, जी हां, एक ऐसी कंपनी जो वेबसाइट और अन्य जगहों पर मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पर यदि नजर डालें तो कंपनी कई प्रकार के व्यवसाय में अपने आप को अग्रणी बताती है और यदि निवेशकों पर गौर करें तो कंपनी के अच्छे मुनाफे के साथ लोगों को मूलधन की रकम यानी दुगने के आसपास देने का वादा किया गया था, लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी कंपनी किसी भी निवेशक का पैसा नहीं लौटा रही। मेरा नाम नाजिमा खान है और हमने 30 लाख रुपीस इसमें इन्वेस्ट किया है। हमने हमारा घर मॉर्गेज करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। हमें घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी तो हमने सोचा कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी आई है जो वेबसाइट रजिस्टर्ड थी, उसकी वजह से हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। और जब भी हमको बताया गया था कि एग्रो फार्मिंग है और इस्लामिक वे से हमको प्रॉफिट दिया जा रहा था, तो इसीलिए हमने इसमें इन्वेस्ट किया। आज उन्होंने हमें 6 महीने से कोई प्रॉफिट नहीं दिया है। हमारे घर में बैंक रिकवरी वाले आ रहे हैं, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही है। जी मैंने भी इन्वेस्ट किया है, मेरे 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट है, जिसका मतलब ऐसा हो गया कि मेरे डैडी है ना वो रिटायर हो गए, तो उनकी जो आया था उनको
पीएफ, तो हम लोगों ने वो इन्वेस्ट किया उसमें। अब ऐसा हो गया कि मेरे डैडी को हाई डायबिटीज़ है और उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाना है हमको, जिसकी वजह से वो आंखों में पर्दा आ चुका है। और मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने यही कहा, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। कंपनी द्वारा दिए गए चेक बाउंस होने के बाद जब निवेशकों ने अपने आप को ठगा महसूस किया तो वे मेगा फाइन कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने सीधे पहुंचे मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन, जहां पुलिस ने एक एक कर तमाम निवेशकों की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आपको क्या जवाब दिया? हम लोगों को इंडिविजुअल एप्लीकेशन लाके सबमिट करने बोला है, स्टेटमेंट के लिए बाद में बुलाएंगे करके बोला है। हर कोई जालना और पूना से कोई आता है पैसा मांगने के लिए, उसको ये लाफा मारता है। उसका नाम है सिराज और एक मुनाफ पटेल जो है, और वो रहता है मीरा रोड में। और जब गरीब लोग ने पैसा लगाया है तो उसे देना इसका काम है। और ये औरत जो शान फातिमा जो इसकी पार्टनर है, ये रमजान के अंदर यहाँ से निकल गई, लोगों को बोली कि सहारनपुर में मैं 8 करोड़ रुपया दिलाती हूँ। 8 करोड़ तो छोड़ो, उसने 8 रुपये नहीं दी, वहाँ जाके सामान निकालने का बंदोबस्त कर दी उसने। जब भी इसके पास पूछेंगे तो बोलता है शरद पवार मेरे घर में आता है, आर पटेल घर में आता है। क्यों आर पटेल को खाना नहीं मिलता है? शरद पवार के घर में खाना नहीं है। ये बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों को ठट देता है, क्यों देता है? इसका वजह क्या है? ये लोगों का कई 100 करोड़ों का फ्रॉड किया है। आपको मैं दर्शकों को बता देता हूं कि ये मणियार नाम का जो आदमी मेगा फाइन कंपनी चला रहा है, उसको जरूर किसी न किसी बड़े आदमी के सह है, जिसके ऊपर उसने 300 करोड़ से बड़ा घोटाला किया है। ये घोटाला सिर्फ मुंबई का है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये घोटाला 1000 करोड़ का भी हो सकता है। और ये घोटाला PSCL और सहारा की तर्ज पे किया गया, चिट फंड कंपनी के नाम पे। और आज इनको सभी लोगों ने अपनी जमीन गिरवी रख के, पैसा गिरवी रख के कंपनी में पैसा भरा, लेकिन इनको कोई पैसा नहीं, इनको कोरे भर के चेक दिए जा रहे हैं और सारे चेक बाउंस हो जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में भी जो कार्रवाई की, लेकिन पुलिस स्टेशन में इनको उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। अभी इनकी गुजारिश है कि ये मामला किसी भी तरह से इकोनॉमिक विंग्स में ट्रांसफर होवे और इनकी गिरफ्तारी करे। जितने भी डायरेक्टर है, चेयरमैन है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पब्लिक के पैसे वापस मिलने चाहिए। लेमन न्यूज़ के लिए मुंबई से कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ कमलेश वैष्णव। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। हम सभी को कौतूहल होता है कि आखिर ये सैटेलाइट क्यों छोड़े जाते हैं, क्या महत्व है इनका। सबसे पहला PSLV D1 1993 में अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसका वजन लगभग 800 किलोग्राम था। ताजा उदाहरण फाइलिन का लेते हैं। फाइलिन तूफान की सूचना हमें पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए उससे हुई हानि से हम बच पाए। अब ये पूर्व सूचना मिली